नमस्कार, मैं पाल सुजीत आपका स्वागत करता हूं एडवांस्ड इंजीनियरिंग क्लासेज में। कल जहां तक हो गया था उसके आगे हमें अचालक यानी इंसुलेटर पढ़ना था कि इंसुलेटर होता क्या है। इंसुलेटर के बारे में हम जानेंगे क्या होता है इंसुलेटर और हमारे जीवन में इसका यूज क्या है, इंसुलेटर का इलेक्ट्रिकल में यूज क्या है, इसके बारे में हम क्या करेंगे जानेंगे कि इंसुलेटर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या यूज़ है। इंसुलेटर बेसिकली है क्या चीज़। इंसुलेटर बोले तो अचालक, जैसे कि हमें आप सभी को नाम से ही पता चल रहा है कि इंसुलेटर का मतलब है अचालक। अचालक का मतलब है जिसमें चालन ना हो, अर्थात क्या है, जिसमें चालन ना हो, यानी कि जिसमें कंडक्शन ना हो। कंडक्शन ना हो तो कंडक्शन कब नहीं होगा, यानी कि कोई मान लीजिए कोई ये मटेरियल है, मान लीजिए कोई मटेरियल है, इसमें कंडक्शन मान लीजिए यहाँ से हमने वोल्टेज दिया कोई, अब इसमें टेक्निकली अगर ये कंडक्टर होगा तो इसमें करंट फ्लो होगी, करंट इस इधर से इधर जाएगी, ठीक बात, करंट जाएगी इधर। लेकिन अगर वो अचालक है यानी इंसुलेटर है तो क्या होगा, ये हमको देखना है। कि इंसुलेटर का मतलब ये होता है जिसमें चालन ना हो, जिसमें कंडक्शन ना हो। चालन ना होने का कारण ये हो सकता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अभाव हो, अर्थात इंसुलेटर वे पदार्थ होते हैं, इंसुलेटर यानी अचालक वे पदार्थ होते हैं, पदार्थ होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अर्थात नगण्य होते हैं, नगण्य होते एक तो अचालक की परिभाषा ये हो गई आपका कि अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अर्थात नगण्य होते हैं, अचालक कहलाते हैं यानी इंसुलेटर कहलाते हैं। इंसुलेटर कहलाते एग्जाम्पल में जैसे पोर्सिलेन हो गया, ग्लास हो गया, रबर हो गया, ये सारे क्या होते हैं, अचालक होते हैं यानी इंसुलेटर होते हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अचालक वे पदार्थ भी होते हैं जो अचालक यानी इंसुलेटर वे पदार्थ भी होते हैं। कौन से पदार्थ होते हैं, जो हमारे लाइव पार्ट को, किस पार्ट को, लाइव पार्ट बोले तो जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, लाइव पार्ट को डेड पार्ट से अलग करते हैं। डेड पार्ट जैसे मान लो हमारे, अगर इसमें देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई ट्रांसमिशन लाइन है हमारी, ठीक, मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन लाइन है, ये कंडक्टर है, इसको और इधर इसमें पोल लगा हुआ है, ठीक, इसमें पोल लगा हुआ है, तो ये सीधे तो जुड़ा नहीं होगा। अगर सीधे जुड़ा होगा तो ये भी चालक रहता है, ये भी एक तरीके से चालक मटेरियल का बना होता है, लोहे का बना होता है, इसमें करंट फ्लो हो सकती है, तो ये तो सीधे आ जाएगा। तो अगर इनको इसमें करंट फ्लो ना हो तो इसमें एक इंसुलेटर लगा रहता है, क्या लगा है, इंसुलेटर के द्वारा अलग रहते हैं। तो मतलब इंसुलेटर यानी अचालक, इंसुलेटर
वो मटेरियल मतलब इंसुलेटर वो डिवाइस है जो लाइव पार्ट को डेड पार्ट से अलग करती है। लिखेंगे it is the part of the device, it is the part of the device which separates separates it is the part of the device which separates live part from dead part। यह किसी डिवाइस का वह भाग होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द डिवाइस, ये डिवाइस का वह भाग होता है जो विच सेपरेट्स, जो अलग अलग करता है किसको, लाइव पार्ट को, कहाँ से, फ्रॉम द डेड पार्ट से अलग करता है। एग्जाम्पल इसके लिख लीजिए। एग्जाम्पल है जैसे पोर्सिलेन, कांच, रबर, पीवीसी बोलते तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल या विनाइल क्लोराइड, कोई दिक्कत क्या होगा? अचालक वे पदार्थ होते हैं जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं अर्थात नगण्य होते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ द डिवाइस विच सेपरेट्स लाइव पार्ट फ्रॉम डेड पार्ट। द पार्ट ऑफ द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोवाइड इंसुलेशन बिटवीन लाइव पार्ट of the system to the dead part of the system is called insulation, या इंसुलेटर। अब आगे आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इंसुलेटर। इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको आगे चलते हैं। अब आते हैं इंसुलेटर में क्या क्या गुण होने चाहिए, इंसुलेटर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इंसुलेटर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इंसुलेटर। अचालक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ द इंसुलेटर। इंसुलेटर्स के क्या क्या गुणधर्म हैं इसके बारे में देखेंगे। इंसुलेटर कैसा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसे एक हम कॉमन बात पे सोचते हैं कि इंसुलेटर कैसा होना चाहिए। अगर हम मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उसके ऊपर हमें इंसुलेशन चढ़ाना है। जैसे हमारे पास कोई वायर रहता है सिंपल सा, मान लीजिए यही हमारे पास क्या है, ये वायर है,
ये वायर है ना, वायर के ऊपर ये क्या हुआ है, ये ऊपर ये इंसुलेशन चढ़ा हुआ है। क्या चढ़ा हुआ है? ये इंसुलेशन चढ़ा हुआ है। तो इसमें इस इंसुलेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे कि ये कैसा होना चाहिए। ये जैसे मान लीजिए छिद्रयुक्त नहीं होना चाहिए, पोरस नहीं होना चाहिए। ये क्या मैकेनिकली स्ट्रांग होना चाहिए। इसकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो भी हाई होना चाहिए। लीकेज रेजिस्टेंस, लीकेज करने की इंसुलेशन अधिक होना चाहिए। और ये कैसा होना चाहिए? इट शुड बी फ्री फ्रॉम द एनी इंटरनल इम्प्योरिटीज़। इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होना चाहिए। दे शुड बी नॉन पोरस, ये छिद्रयुक्त नहीं होना चाहिए। दे शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट एंड देयर इज़ नो एनी शार्प, इसमें कोई भी डस्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब डस्ट से फ्री होना चाहिए। और कैसे, इसमें कोई शार्प कर्व नहीं होना चाहिए। दे शुड बी केमिकली इनएक्टिव, मतलब किसी भी केमिकल से तुरंत क्रिया नहीं करना चाहिए। और इसका सेफ्टी फैक्टर 2 से 3 के बीच होना चाहिए। ये सारे क्या है? इंसुलेटर्स के वो हैं। सबसे पहला लिखेंगे इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होनी चाहिए। पहला क्या है? फर्स्ट नंबर, इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होनी चाहिए। उच्च होनी चाहिए। कोई दिक्कत? इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब इसका जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। सेकंड नंबर में क्या है? ये पोरस नहीं होना चाहिए। यह छिद्रयुक्त नहीं होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? छिद्रयुक्त नहीं होना चाहिए। ठीक। अगला नंबर, थर्ड नंबर क्या है? सबसे पहला क्या है? ये डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होनी चाहिए। ये छिद्रयुक्त नहीं होना चाहिए। ये केमिकली इनएक्टिव होना चाहिए। यह रासायनिक रूप से अक्रियाशील होना चाहिए। यह रासायनिक रूप से अक्रियाशील। यह रासायनिक रूप से अक्रियाशील होना चाहिए। मतलब इसे कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, इसे होना चाहिए। फोर्थ नंबर क्या है? पहला नंबर याद ध्यान सुनते जाइएगा। इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होनी चाहिए। यह छिद्रयुक्त नहीं होना चाहिए। यह रासायनिक रूप से अक्रियाशील होना चाहिए। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए इसकी। इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी उच्च होनी चाहिए। इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी उच्च होनी चाहिए। फिफ्थ नंबर आता है आपका, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होनी चाहिए। छिद्रयुक्त नहीं होना चाहिए। रासायनिक क्रिया से अक्रियाशील होना चाहिए। रासायनिक रूप से अक्रियाशील होना चाहिए। इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी उच्च होना चाहिए। ठीक।
इजीली अवेलेबल इन मार्केट, ये सस्ता होना चाहिए। ओफो, यह इट इज़ चीप इन कॉस्ट, यह सस्ता होना चाहिए, सस्ता होना होना चाहिए। मार्केट में आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। 6 नंबर है मार्केट यानी बाज़ार, बाज़ार में आसानी से इजीली अवेलेबल इन मार्केट, आसानी से बाज़ार में आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। कोई दिक्कत? याद रखना, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होनी चाहिए, यह छिद्रयुक्त नहीं होना चाहिए, यह रासायनिक रूप से अक्रियाशील होना चाहिए, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी उच्च होना चाहिए, यह सस्ता होना चाहिए, बाज़ार में आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। इतना नोट करिए, इसके बाद हम इसको रब करें और आगे लिखें। 6 नंबर तक हो गया है। सेवेंथ नंबर, यह नमी से अप्रभावित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यह नमी से अप्रभावित होना चाहिए, मतलब इसमें नमी का असर नहीं होना चाहिए। ठीक, 7 हो गया। 8 नंबर क्या आता है? लगभग इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अच्छा, यह इस प्रकार का होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए कि आवश्यकता अनुसार किसी भी आकार में ढाला जाने योग्य होना चाहिए। कोई दिक्कत? यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ अचालकों के बारे में कि कौन कौन से पदार्थ अचालक हैं, उनके बारे में। जैसे पहला नंबर पे आता है आपका ड्राई एयर, वल्कनाइज्ड रबर, पीवीसी, एबोनाइट, अभ्रक, माइका, बैकेलाइट, लैटराइट पेपर, रेजिन, खनिज तेल, पोर्सिलेन, कांच, एस्बेस्टस, मार्बल, सैलेक, कागज, स्लेट, सूखी लकड़ी, ये सारे हैं। इनमें कुछ जो मेन होंगे वो लिखवाए जाएंगे और बाकी आपको सिर्फ बोला जाएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, जिसको लिखना हो नोट कर लीजिएगा। इसको पहले नोट करिए, फिर हम इसको क्या कर दें, रब कर दें, इसको मिटा दें हम। प्रमुख अचालक, प्रमुख अचालक बोले तो मेन इंसुलेटर,
इंसुलेटर, मेन इंसुलेटर। मेन इंसुलेटर में पहला है आपका ड्राई एयर यानी शुष्क, सबसे पहला ड्राई एयर यानी शुष्क हवा। सेकंड नंबर पे आता है वल्कनाइज्ड, शुष्क हवा, वल्कनाइज्ड। वल्कनाइज्ड, 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 वल्कनाइज्ड रबर। थर्ड नंबर है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। फोर्थ नंबर पे आता है आपका एबोनाइट, एबोनाइट। फोर्थ नंबर में क्या है? एबोनाइट। फिफ्थ नंबर में क्या है? अभ्रक यानी माइका, माइका बोले तो अभ्रक। फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ नंबर पे आता है माइकानाइट, माइकानाइट। इन सब के बारे में बताएंगे कि माइका क्या है, माइकानाइट क्या है। 6 नंबर। इसके बाद 7 नंबर पे आता है बैकेलाइट, बैकेलाइट हो गया। 8 नंबर पे आता है बैकेलाइट। बैकेलाइट के बाद है लैटराइट पेपर, फिर रेजन। लैटराइड, लैटराइड पेपर। उसके बाद 9 नंबर आता है रेजिन। 10th नंबर पे आता है आपका खनिज तेल। इलेवन नंबर पे आता है आपका पोर्सिलेन, पोर्सिलेन। 12th पे कांच, कांच बोले तो ग्लास। 13 नंबर पर एस्बेस्टस, एस्बेस्टस। 14 नंबर पर मार्बल फिसैलिक, मार्बल। 15 नंबर पर साइलेक, साइलेक। साइलेक हो गया। 16 नंबर पर क्या है? कागज, कागज। 17 नंबर पर क्या है? स्लेट। और लास्ट में आता है 18 नंबर। 18 नंबर में है सूखी लकड़ी, ड्राई वुड। सूखी लकड़ी बोले तो ड्राई वुड। देख लीजिए कुछ विशेष, कुछ प्रमुख अचालक हैं, इंसुलेटर्स हैं। इनमें क्या है? सबसे पहला नंबर ड्राई एयर, दूसरा है वल्कनाइज्ड रबर, तीसरा है पीवीसी, चौथा है एबोनाइट,
पांचों है माइका, छठा है माइकानाइट, अगला बैकेलाइट, लैटराइट पेपर, रेजिन, खनिज तेल, पोर्सिलेन, कांच, एस्बेस्टस, मार्बल, सैलेक, कागज, स्लेट, सूखी लकड़ी। ये सारे आपके इंसुलेटर्स। अब इनको हम बारी बारी एक एक करके देखेंगे, जानेंगे क्या क्या है। अब सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये क्या है। कि शुष्क हवा यानी ड्राई एयर। सुनिएगा, जो अगर लिखाने लायक होगा तो लिखाएंगे, नहीं तो गायब रहेगा। मतलब दूसरा फिर आगे अगला करवाएंगे। यह सबसे अच्छा अचालक पदार्थ है। सबसे पहले ड्राई एयर के बारे में हमें बात करना है कि सूखी एयर हमारे कैसे इंसुलेटर है, उसके बारे में देखेंगे। सूखी एयर तो जैसे आप सब लोग तो जानते ही होंगे कि क्या सूखी, जैसे कोई ड्राई एयर है, ड्राई एयर में क्या करंट फ्लो हो सकती है? बताइए, क्या ड्राई एयर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? कोई आयन्स हो सकते हैं ड्राई एयर में? नहीं हो सकते। ड्राई एयर में नहीं हो सकते। अगर वेट एयर है, सॉरी, अगर उसमें कैसा, अगर एयर में क्या है, अगर नमी है अगर एयर में, तो क्या हो सकता है, उसमें आयन्स हो सकते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहीं से भी आ सकता है। तो वहाँ पर उस कंडीशन में फ्लो पार्शियली थोड़ा सा फ्लो हो सकती है, लेकिन बट यहाँ पर नहीं, यानी शुष्क एयर पर यानी ड्राई एयर पर नहीं होगा। क्या कहता है, ये सबसे अच्छा अचालक पदार्थ है, परंतु नमी से इसकी अचालकता प्रभावित हो जाती है। और हेडलाइनों में बेयर कंडक्टर जो रहता है, बेयर कंडक्टर प्रयोग किए जाते हैं और उनके बीच हवा ही अचालक का कार्य करती है। लाइन को नमी से अप्रभावित रखने के लिए प्रत्येक दो चालकों के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाती है। चलिए, वल्कनाइज्ड एयर लिखवाने, ड्राई एयर लिखवाने की ज़रूरत तो है नहीं है। सबसे पहले अब आते हैं वल्कनाइज्ड एयर। वल्कनाइज्ड रबर, वल्कनाइज्ड रबर, ठीक। वल्कनाइज्ड रबर, इसको कैसे बनाते हैं वल्कनाइज्ड रबर को? साधारण रबर में ऊष्मा प्रक्रिया से गंधक तथा जिंक ऑक्साइड मिलाकर वल्कनाइज्ड रबर तैयार की जाती है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के तारों एवं केबल्स के अचालक आवरण यानी इंसुलेटिंग कवरिंग के रूप में किया जाता है। कैसे बनाते हैं वल्कनाइज्ड रबर को? साधारण रबर में गंधक बोले तो सल्फर, गंधक, और साधारण रबर में गंधक और जिंक ऑक्साइड मिलाकर साधारण रबर में गंधक और जिंक ऑक्साइड, साधारण रबर में गंधक और जिंक ऑक्साइड मिलाकर वल्कनाइज्ड रबर तैयार की जाती है, बनाई जाती है। साधारण रबर में गंधक और जिंक ऑक्साइड मिलाकर वल्कनाइज्ड रबर बनाई जाती है।
जाती है। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? इसका यूज़ हम जैसे जो केबल्स होते हैं उनके कवर बनाने में यूज़ करते हैं। लिख लीजिए, इसका यूज़, इसका उपयोग केबल्स तथा विभिन्न वायर्स, केबल्स तथा विभिन्न वायर्स, विभिन्न वायरों के इंसुलेटिंग कवर बनाने में किया जाता। कोई दिक्कत? क्या कहता है? इसका उपयोग केबल तथा विभिन्न वायरों के इंसुलेटिंग कवर बनाने में यूज़ किया जाता है। अब आते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको हम रब किए दे रहे हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। सेकेंड नंबर पर क्या है? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल लिख लीजिए, आप विनाइल लिख, कोई भी, ये प्रोनाउंसिएशन गलत रहता है। पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये क्या होता है, कैसे बनता है? यह एक अच्छा अचालक पदार्थ है जो वल्कनाइज्ड रबर की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होता है। आजकल रबर के स्थान पर अधिकाधिक पीवीसी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह वल्कनाइज्ड रबर से अच्छा अचालक पदार्थ है। यह वल्कनाइज्ड रबर से अच्छा अचालक पदार्थ है। कैसा है? वल्कनाइज्ड रबर से अच्छा है। कौन? पीवीसी पदार्थ है। यह वल्कनाइज्ड रबर से अच्छा अचालक पदार्थ है। ठीक, यह वल्कनाइज्ड यह वल्कनाइज्ड रबर से अच्छा पदार्थ है, अच्छा चालक पदार्थ है। यह वल्कनाइज्ड रबर से मजबूत होता। कैसा होता है? ये वल्कनाइज्ड रबर से मजबूत होता है। ठीक, ये हो गया।
एबोनाइट क्या होता है? यह कठोर रबर जैसा पदार्थ है जो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलने लगता है। यह अम्लों से क्रिया नहीं करता है। इसका उपयोग सीसा, अम्ल संचायक बैटरी के खोल, पैनल, बोर्ड, यंत्रों के खोल आदि बनाने में किया जाता है। इसका अन्य रूप वल्केनाइट इसका वल्केनाइट एक अन्य रूप है। तो अगला है एबोनाइट। अगला थर्ड नंबर क्या होगा? एबोनाइट। थर्ड नंबर है एबोनाइट। ये कैसा होता है? यह पदार्थ 180 डिग्री सेंटीग्रेड यह पदार्थ 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलने लगता है। क्या करने लगता है? जलने लगता है, मतलब इस पर आग लग जाती है। यह 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलने लगता है। अगर मान लीजिए हमें कोई वायर है, उसके ऊपर अगर हमने एबोनाइट का मान लीजिए एबोनाइट का अगर इंसुलेशन चढ़ाते हैं, अगर वो हमारा वायर अगर कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो गया या उसमें ओवरलोड हो गया, अगर वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर पर पहुँच जाए वायर का, तो क्या होगा कि ये जलने लगेगा। ठीक। इसका एक अच्छा गुण है, यह अम्लों से क्रिया नहीं करता है। इसका क्या फ़ायदा? अगर ये अम्लों से क्रिया नहीं करता है, मतलब अगर मान लीजिए कि कोई इंसुलेटर अगर यूज करें ट्रांसमिशन लाइन में, अगर उसमें खुले में अगर बारिश हुई, तो अगर उसमें कभी कभी अम्लीय वर्षा भी हो जाती है। अब अम्लीय वर्षा अगर हो गई तो वहाँ पर क्या रहेगा कि ये अम्लों से क्या कहता है? इनएक्टिव होता है। अम्लों से साथ क्रिया नहीं करता है कौन? एबोनाइट। इसका यूज़ हम क्या बनाने में? सीसा अम्ल संचायक बैटरी बनाने में, सीसा अम्ल संचायक बैटरी के खोल बनाने में करते हैं। इसका उपयोग सीसा अम्ल बैटरी के खोल बनाने में। इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? सीसा अम्ल बैटरी के खोल बनाने में करते हैं। कोई दिक्कत? इनके से पैनल बोर्ड भी बना लेते हैं यंत्रों बनाने में, तथा पैनल बोर्ड बनाने में किया जाता है। ठीक। यह पदार्थ 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलने लगता है। यह अम्लों से क्रिया नहीं करता है। इसका उपयोग सीसा अम्ल बैटरी के खोल बनाने में तथा पैनल बोर्ड बनाने में किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तब तक इसको नोट करिए, नहीं तो फिर आगे चलें। क्या हो गया? एबोनाइट हो गया। एबोनाइट के बाद हम चलते हैं अभ्रक के बारे में। इसको रब किए देना है। अभ्रक बोले तो माइका। पहला है ये जो भी नंबर हो, फोर्थ नंबर,
माइका, अभ्रक, अभ्रक बोले तो माइका, अभ्रक बोले तो माइका। माइका क्या है? यह एक खनिज पदार्थ है जो पारदर्शक, जो अभ्रक कैसा होता है? ये पारदर्शक होता है। खनिज पदार्थ जो पारदर्शक, अग्नि और नमी से अप्रभावित रहने वाला होता है। क्या है? अग्नि और किसी नमी से अप्रभावित रहने वाला पदार्थ होता है। इसका उपयोग वैद्युतिक ऊष्मक उपकरणों के हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग वैद्युतिक ऊष्मक उपकरणों के हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है अभ्रक का। है गजब। उसके बाद क्या है? ऊष्मा एवं नमी से अप्रभावित रहने वाला यह एकमात्र प्राकृतिक पदार्थ है जो भारतवर्ष में प्रचुरता में उपलब्ध है। हीटिंग एलिमेंट के आधार पर हीटिंग एलिमेंट के आधार के रूप में अन्य कोई अचालक पदार्थ इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। क्या है अभ्रक? यह एक खनिज पदार्थ है। यह एक खनिज पदार्थ है क्या कह रहे थे? यह एक खनिज पदार्थ है। यह एक खनिज पदार्थ है जो कैसा है? जो पारदर्शक है। जो पारदर्शक है। यह एक खनिज पदार्थ है जो पारदर्शक है। इसका उपयोग हीटिंग एलिमेंट का बेस मतलब आधार, मतलब कि ये हीटिंग एलिमेंट जिस पर रखा जाता है उसको बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। तो इसका उपयोग हीटिंग एलिमेंट का बेस यानी आधार बनाने में किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। 5th नंबर। उसके बाद माइकानाइट के बारे में सुन लीजिए। साधारण अभ्रक की प्लेटें मोड़ने पर टूट जाती हैं, अतः अभ्रक की अति महीन चादरों को कपड़े अथवा कागज पर वार्निश की सहायता से चिपकाकर माइकानाइट पेपर क्लॉथ बनाया जाता है। इसका उपयोग आर्मेचर बाइंडिंग के कार्य में किया जाता है। लचीला होने के कारण इसे मोड़ा जा सकता है। माइकानाइट की यूज कहाँ पर करते हैं? आर्मेचर बाइंडिंग के कार्यों में यूज करते हैं। आगे बैकेलाइट के बारे में देखिएगा। यह विभिन्न प्रकार के रेजिन से बनाया गया कठोर, भंगुर एवं अधिक तापक्रम पर जलने वाला अचालक है। इसे किसी भी आवश्यक प्रकृति में ढाला जा सकता है। इसका उपयोग स्विच, प्लग टॉप, सॉकेट, बल्ब होल्डर, सीलिंग रोज आदि बनाने में किया जाता है। अगला है बैकेलाइट। क्या है? बैकेलाइट। ये कैसा होता है? ये भंगुर होता है। यह कठोर, तथा भंगुर अचालक पदार्थ है। ये कैसा?
ये कठोर तथा भंगुर अचालक पदार्थ है तथा जल जाता है ये। तथा अधिक तापक्रम पर जलने लगता है, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? स्विच बनाने में, प्लग टॉप बनाने में, स्विच बनाने में, प्लग टॉप बनाने में, सॉकेट बनाने में, बल्ब होल्डर बनाने में, बनाने में किया जाता है, क्या है कि बैकेलाइट जो है ये कठोर तथा भंगुर अचालक पदार्थ है तथा अधिक तापक्रम पर जलने लगता है। इसका उपयोग स्विच बनाने में, प्लग टॉप बनाने में, सॉकेट बनाने में, बल्ब होल्डर बनाने में किया जाता है। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। लैटराइट पेपर हो गया। लैटराइट पेपर के बारे में सुन लीजिए। यह विशेष प्रकार का स्लेटी रंग वाला नमी रोधी कागज होता है। यह तेल, ग्रीस आदि से अप्रभावित रहता है। इसका उपयोग वैद्युतिक मशीनों की वाइंडिंग में कॉइल्स एवं आर्मेचर स्लॉट के बीच अचालक परत के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे रेजिन के बारे में देख लीजिए। रेजिन क्या होता है? यह सिंथेटिक पदार्थ होता है। इसका उपयोग बैकलाइट बनाने में किया जाता है, और इसी प्रकार के अन्य अचालक खोल बनाने में किया जाता है। रेजिन अगला नंबर है 5 के बाद 6। रेजिन का यूज़। रेजिन क्या है? रेजिन के बारे में जानेंगे। यह सिंथेटिक पदार्थ होता है। इसका उपयोग बैकलाइट बनाने में, यह सिंथेटिक पदार्थ होता है। यह सिंथेटिक पदार्थ होता है। यह सिंथेटिक पदार्थ होता है। इसका उपयोग बैकेलाइट बनाने में, किया जाता है। किसका उपयोग? रेजिन का उपयोग बैकेलाइट बनाने में किया जाता है। उसके बाद अगला है 7 नंबर, मिनरल ऑयल यानी खनिज तेल।
खनिज तेल बोले तो मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल यानी खनिज तेल। खनिज तेल का क्या रहता है सिस्टम? खनिज तेल जो होता है वनस्पतिक तेलों का ऑक्सीकरण हो जाने से वह अपना अचालक गुण खो देते हैं। यानी वनस्पतिक तेलों का ऑक्सीकरण हो जाने से वह अपना अचालक गुण खो देते हैं। अतः ट्रांसफार्मर, स्टार्टर्स, अधिक धारा वहन करने वाले स्विचेज, कैपेसिटर आदि में अचालक रूप में खनिज तेल प्रयोग किए जाते हैं। वनस्पतिक तेलों का ऑक्सीकरण हो जाने से ये अपना अचालक गुण अपना अचालक गुण खो देते हैं। ट्रांसफार्मर जैसे ट्रांसफार्मर स्विचेज आदि में मिनरल ऑयल मिनरल ऑयल का यूज़ किया जाता है। ट्रांसफार्मर स्विचेज आदि में मिनरल ऑयल्स का यूज किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। खनिज तेल हो गया। खनिज तेल के बाद अब आगे देखते हैं कि पोर्सिलेन क्या होता है। पोर्सिलेन भी क्या होता है? एक इंसुलेटर ही होता है। यह एक विशेष प्रकार की मिट्टी का बना होता है जिसे विभिन्न आकृतियों में ढालकर, सुखाकर तथा पकाकर विभिन्न प्रकार की अचालक वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसका उपयोग ओवरहेड लाइन हेतु अचालक, फ्यूज किटकैट, स्विचों, हीटिंग एलिमेंट के लिए प्लेटें आदि बनाने के लिए किया जाता है। यह विशेष प्रकार की मिट्टी का बना होता है।
इस मिट्टी को ढालकर सुखाकर एवं पकाकर विशेष आकृति का बनाया जाता है। इसका उपयोग ओवरहेड लाइन्स किटकैट फ्यूज आदि किटकैट फ्यूज और हीटिंग एलिमेंट के तथा किटकैट फ्यूज तथा हीटर की प्लेटें आदि बनाने के लिए इसका उपयोग ओवरहेड लाइन्स किटकैट फ्यूज तथा हीटर की प्लेटें आदि बनाने में किया जाता। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हो गया 8th नंबर के बाद आते हैं 9th नंबर पर। 9th नंबर में क्या है? पूछ लेना हो गया कांच के बारे में सुनिएगा ध्यान से। यह जल से अप्रभावित रहने वाला अचालक है, परंतु भंगुर होने के कारण इसका प्रयोग स्विचों आदि में नहीं किया जाता। इसका उपयोग बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब आदि के खोल बनाने में किया जाता है। साधारण कांच की अपेक्षा क्राउन कांच की अचालकता अधिक होती है। अब अगला है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस क्या है? ये सफ़ेद रंग का रेशेदार खनिज है। यह अग्नि से अप्रभावित रहता है, परंतु नमी सोखने वाला होता है। इसका उपयोग विद्युत प्रेस, हीटर आदि में अचालक एवं ऊष्मा अवरोधक के रूप में किया जाता है। अगला है मार्बल्स। यह सफ़ेद रंग का खनिज पत्थर है। यह अज्वलनशील होता है। इसका चूर्ण इमल्सन हीटिंग एलिमेंट में अचालक के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जहाँ अधिक तापमान वृद्धि संभावित हो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। किसका? मार्बल का। साइलेक क्या होता है? यह एक रासायनिक पदार्थ है जिसे मेथिलेटेड स्पिरिट में घोलकर वार्निश की जाती है। वार्निश का उपयोग कागज़, कपड़ा, लकड़ी, बाइंडिंग आदि को नमी रोधी बनाने के लिए किया जाता है। ये सब अपने मन से रोक के लिख लीजिएगा वीडियो को। पेपर क्या है? पेपर सब यह घास रुई आदि से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग अचालक पदार्थ के रूप में पेपर कैपेसिटर्स आदि में किया जाता है। लैटराइट पेपर तथा प्रेसफॉन पेपर कागज़ के ही विभिन्न रूप हैं। स्लेट क्या होता है? यह काले रंग का पत्थर होता है। इसका उपयोग तेल में डुबोकर वार्निश की परत चढ़ाकर स्विच बोर्ड तथा पैनल बोर्ड के रूप में किया जाता है। अगला है सूखी लकड़ी। यह एक अच्छा अचालक है। यह ऊष्मारोधी प्राकृतिक पदार्थ है। इसका उपयोग स्विच बोर्ड, राउंड ब्लॉक, बैटन आदि बनाने में किया जाता है। यह उपरोक्त अचालकों के अतिरिक्त सूत, रुई, कागज़, वार्निश आदि से तैयार किए गए अनेक प्रकार के अचालक विभिन्न वैद्युतिक कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे फाइबर, प्रेसफॉन पेपर, कॉटन टेप, एम्पायर क्लॉथ और एम्पायर स्लीव, हार्डबोर्ड आदि।
अब आगे आएंगे, इसके बाद चलेंगे अचालकों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर्स। इसको रब किए देते हैं, बस इतना पर्याप्त है इसके लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ द इंसुलेटर। एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल के निकल जाता हूँ उसे चुपचाप सुन लिया करिए, अगर कुछ नोट करने लायक हो तो नोट कर लीजिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा इस बात पर। क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर्स। क्लासिफिकेशंस classifications of insulators. क्लासिफिकेशन इंसुलेटर, और इसका मतलब अचालकों का वर्गीकरण, अचालकों का वर्गीकरण, अचालकों का वर्गीकरण। क्या है देखते हैं अचालकों का वर्गीकरण। अचालक कैसे कैसे होते हैं। अचालक क्या होता है, यानी इंसुलेटर तो बता दिया। इंसुलेटर में कई प्रकार के होते हैं। इंसुलेटर ऐसे भी होते हैं कि सॉलिड हो सकते हैं, जैसे आपने देखा पोर्सिलेन हो गया, माइका हो गया, ये सारे क्या हैं, सॉलिड है। लिक्विड भी हो सकते हैं इंसुलेटर, जैसे मिनरल ऑयल हो गया, और गैस भी हो सकता है, यानी कि ये तीनों फॉर्म में हो सकते हैं। आगे इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है अचालकों का वर्गीकरण, क्या है। चलिए अचालकों का वर्गीकरण अब अगली क्लास में कराएंगे। चलिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बाय।